So students, in previous lecture we discussed about the electrostatics Coulomb's law. What is the electrostatic Coulomb's law? हमने इसकी इक्वेशन भी डिराइव करी थी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वर्क करता है, ये हमने देखा था एसआई यूनिट सिस्टम में, एयर और वैक्यूम मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। इक्वेशन हमने डिराइव करी थी कूलॉम्स लॉ में एसआई यूनिट सिस्टम में, एयर और वैक्यूम मीडियम में एसआई यूनिट सिस्टम के लिए। अगर हमने यहाँ पर सीजीएस यूनिट सिस्टम में वर्क किया एयर और वैक्यूम मीडियम में ही, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ढाई। अभी फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जब हम बात करेंगे यूनिट चार्ज की, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनिट चार्ज की। यूनिट चार्ज क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। यूनिट चार्ज के लिए हमने क्या किया कि दो चार्जेस लिए Q1 एंड Q2 सेपरेशन पे रखा था एट डिस्टेंस R, बट यहाँ पर हमने ये नहीं देखा कि जो दो चार्जेस थे वो लाइक चार्जेस लिए हुए, लाइक चार्जेस को हमने R डिस्टेंस पे रखा हुआ। लाइक चार्जेस मतलब कि आप बोल सकते हो Q1 = Q2 = 1 कूलम। ऐसा सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो 1 कूलम हमने उसकी यूनिट ली हुई है। दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव ले लो या दोनों नेगेटिव ले लो, तो हमने बोल दिया दोनों यूनिट चार्ज है, दोनों की वैल्यू जो है 1 कूलम है, सेम चार्जेस है। अगर सेम चार्जेस R डिस्टेंस पे, इसको हमने बोल दिया अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए, एक डिस्टेंस पे हमने यूनिट डिस्टेंस ले लिया 1 मीटर के डिस्टेंस पे, दो सेम चार्जेस लाइक चार्जेस अगर रखे हुए तो फोर्स कितना होगा, क्योंकि हमको पता है अब कि अगर दोनों लाइक चार्जेस तो फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलने वाला है हमारे पास, दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इस तरीके से +Q1 +Q2, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमको मिलेगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, तो देखिए इस इक्वेशन से F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू है 1, यहाँ हमने रख दिया 1 × 1, दोनों सेम ही है, और यहाँ पे नीचे डिस्टेंस जो है 1 का न्यूटन, तो हमारे पास फोर्स वैल्यू आएंगी 9 × 10⁹ न्यूटन। सो स्टेटमेंट हमारे पास बनता है व्हेन द टू लाइक चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट देन 9 × 10⁹ फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट बिटवीन द चार्जेस। अगर दो लाइक चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हो तो उनके बीच में इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। यही हमारा स्टेटमेंट बनता है यूनिट चार्ज का, जब हमने दोनों की वैल्यू यूनिट ली हुई है या सेम चार्जेस लिए हुए हैं। तो इसका स्टेटमेंट आप इस तरीके से गा सकते हो, when two like charges placed at 1 meter apart then 9 × 10⁹ Newton force of repulsion act between the charges, act between the charges। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है, दैट इज द फॉर यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज का हमारे पास पार्ट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसका हम वेक्टर फॉर्म भी देखते हैं। चलो वेक्टर फॉर्म से पहले हम इसकी यूनिट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब सपोज करिए हम अगर सीजीएस यूनिट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, एसआई यूनिट सिस्टम में तो हमको पता है जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, यूनिट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, आपने लर्न पढ़ा सीजीएस में क्या कर सकते हैं, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में जब हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज की यूनिट हो जाती है सीजीएस सिस्टम में चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट। सीजीएस सिस्टम में चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है वो होती है हमारे पास स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। और अगर हम कूलम और स्टेट कूलम में रिलेशन निकाले तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये सीजीएस यूनिट किसमें है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज की। वैसे ही सीजीएस यूनिट जो होती है सीजीएस सिस्टम में चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होगी? तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है वो होती है एट कूलम। ठीक है, सीजीएस में ही बात कर रहे हैं हम। ऐसा यूनिट सिस्टम में तो कूलम होती है। सीजीएस में 2 यूनिट हो गई हमारे पास, स्टेट कूलम भी हो सकती है, एक कूलम भी हो सकती है। लेकिन स्टेट कूलम कब यूज करेंगे? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर रहे हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे एट कूलम में। और कूलम और एट कूलम में क्या रिलेशन होता है? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एट कूलम। ये रिलेशन मिल जाता है। तो ये 2 यूनिट के रिलेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इसको यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क कर रहे हैं और हम उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वर्क कर रहे हैं। चलिए अब हम कूलम का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो कूलम का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? अब देखिए वेक्टर फॉर्म। अब हमने एक डिजाइन बनाई जिसमें 2 लाइक चार्जेस लिए हुए, दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों नेगेटिव ले लो, डजंट मैटर। अब हमको पता है दोनों लाइक चार्जेस से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। अब ये फोर्स किस तरीके से लग रहा है? Q1 और इसको बोल दो Q2। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन Q1 चार्ज पर लगेगा Q2 के कारण। So that force is F12 vector. The force first one charge due to second. फर्स्ट के ऊपर सेकंड के कारण फोर्स लग रहा है। फर्स्ट चार्ज पे सेकंड के कारण फोर्स लग रहा है। फर्स्ट चार्ज पे सेकंड के कारण फोर्स लग रहा है। वैसे इस साइड रिपल्शन F21 सेकंड पे फर्स्ट चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, रिपल्शन हो गया। सेकंड वन, इनकी पोजीशंस क्या क्या होंगी? तो देखिए इसकी यूनिट, इसकी जो हम यूनिट वेक्टर, यूनिट पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे, वो होगा R21, इसका पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर होगा R12। ठीक है, क्योंकि देखिए R21 से मतलब होता है कि 2 से लेके 1 तक का इसका डिस्टेंस, और R21 मतलब 1 से लेके 2 से लेके इसका 1 तक का जो डिस्टेंस होगा, ये उसकी यूनिट पोजीशंस बताते हैं। इसका डिस्टेंस हम काउंट करेंगे 21, R21 इस साइड में, इसको इंडिकेट कर दीजिए आप कि यहाँ तक इसका डिस्टेंस होगा R12 और इसका डिस्टेंस होगा R21, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों के डिस्टेंस हमने बता दिया, सेपरेशन हमने बता दिया। ये उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये उसका यूनिट वेक्टर, मतलब पोजीशन बता रहा है उसकी कहाँ पर प्लेस्ड है। R21 2 से लेके 1 का डिस्टेंस, R12 1 से लेके 2 का डिस्टेंस, ये उसकी पोजीशंस हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको अगर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज, तो फोर्स कितना होगा? Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण F12, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 का जो फोर्स लग रहा है व्हाट? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज देयर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R21 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास का डिस्टेंस आ गया। एक मिनट, इसको हम R21 में काउंट नहीं करेंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज R12। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो जाएगा।
है। तो F12 फोर्स इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 R 1/2। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये फोर्स तो हमको पता चल गया, इस साइड के लिए हमने लिया हुआ है Q1 चार्ज पे Q2 करंट लग रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है हम यहाँ से मेजर करें कि Q1 चार्ज का Q2 से डिस्टेंस कितना है R12। ठीक है, साथ में इसका हम यूनिट वेक्टर मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर भी डाल सकते हैं कि कहाँ से हमने लिया हुआ है, ये उसका यूनिट वेक्टर हो गया। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर जो होता है R12 कैप इज इक्वल टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये उसका यूनिट वेक्टर का सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया फोर्स का। वैसे ही अगर हम सेकेंड पार्ट की फोर्स की बात करें कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसका सेकेंड पार्ट अगर करेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज Q2, अब Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो F21 इज इक्वल टू व्हाट, सेम कूलम्ब्स इक्वेशन 1/4 Q1 Q2 अपॉन इसका डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, इसका डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे R, दैट इज व्हाट R21 स्क्वायर, और साथ में उसके यूनिट वेक्टर R21 क्या है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट आया हमारे पास। तो दोनों में हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में तो हमको कॉन्सेप्ट मिला सिंस R12 is equal to R21 but only in opposite direction। दोनों इक्वल है डिस्टेंस यहाँ पे, लेकिन दोनों का क्या है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों इक्वल है कि डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों फोर्स भी इक्वल होंगे। F12 is equal to F21 but opposite in direction, या इसको हम लिख सकते हैं F12 plus F21 is equal to 0। That means both the force are equal but opposite in direction। तो सेम चार्जेस जब लगे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन के कारण फोर्स लग रहा है, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बस दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कंप्लीट किया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को, और वेक्टर फॉर्म के बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म के बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकेंड हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दो हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझेंगे पहले, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज का स्टेटमेंट हमने लिखा है, द नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्जेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। सपोज करो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग है, एक कोई भी हमने डिवाइस ली नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में, जिसमें उसने न्यूट्रल करके रखा है उसको। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में दोनों आपस में बना के न्यूट्रल बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी की ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जिसके पास नेट चार्जेस अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन है, जब हमने इसको चार्जेस को एक्साइटेड नहीं किया, एनर्जी नहीं दी हुई है, तो ये नेट चार्जेस यहाँ पर जो होंगे वो जीरो होंगे। नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। अब सेकेंड वन जब हमने इसको रब किया, जैसे हमने सिल्क से रब किया, सिल्क क्लॉथ से इसको रब किया, तो जैसे सिल्क से इसको रब करेंगे तो सिल्क के पास सपोज करो एक ग्लास था, तो सिल्क के पास नेगेटिव चार्जेस आते हैं और ग्लास के पास पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी सेम रहेगी, नंबर ऑफ चार्जेस 3, नंबर ऑफ चार्जेस 3। तो इसका मतलब पहले नेट चार्ज जीरो था, अब दोनों का अगर हमने एक सिस्टम बनाया, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस सेम है,
दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो पहले प्रोसेस भी 0 थी, अगेन बाद में प्रोसेस भी 0 है। इसका मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम आप जनरेट कर रहे हो उसमें नेट चार्ज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उतना ही रहता है, उसमें कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है हमारे पास, एनर्जी कंजर्वेशन में हम बोलते हैं कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो ऐसे चार्जेस को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात करी कि सिस्टम में अगर जितने चार्जेस हैं उतने ही रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ कि एक सिस्टम है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल में मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। अगर हमने इसको एक्साइटेड किया, सिल्क मैंने लिया यहाँ पर, इसको ग्लास बोल रहे हैं कि ग्लास थी, न्यूट्रल था, नॉन कंडक्टिंग था। अभी चार्जेस इसके ऊपर डालना है, सिल्क क्लॉथ से मैंने इसको रब किया। हमको पता है जैसे सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, जितने नेगेटिव चार्जेस यहाँ आएंगे उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस के सरफेस पे जनरेट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक सिस्टम बन गया। इसको हमने बोल दिया ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में पहले भी यहाँ पे नेट चार्ज 0 था, अब इनका पेयर बनेगा तो भी नेट चार्ज 0 ही कहलाएगा। दैट इज नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वही क्वांटिटी बनी रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आते। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए इसका स्टेटमेंट डाल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ all the free charges, all the free charges मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की हम बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फ्री चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन में हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि चार्ज क्वांटिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इस मैग्नीट्यूड को सपोज करो हमारे पास चार्ज Q से हम डिनोट कर रहे हैं, तो चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री चार्ज इज ऑलवेज, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फ्री चार्ज आर ऑलवेज integral multiple of elementary charge, where A is elementary charge and their value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is the value of charge on electron. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकते हैं, that is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखिए इसको समझिए, क्वांटाइजेशन में हम उसी क्वांटिटी की बात करते हैं, चार्ज ऑफ क्वांटिटी कितनी आने वाली है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, कितने चार्जेस हमारे पास आने वाले हैं। उन चार्जेस की क्वांटिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू एम ई, कि कोई भी सिस्टम में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, उसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए एलिमेंट्री चार्ज से 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब से, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्वांटाइजेशन पता चल जाएगा। सपोज करो आपके पास एक चार्ज है, चार्ज का एक, ठीक है, एक सिस्टम में आपके पास वहाँ पे चार्जेस अवेलेबल है, आपने बोल दिया यहाँ पर +5 चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, नंबर आपके पास चल गया +5 अवेलेबल है। तो इसका क्वांटाइजेशन कितना होगा, इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना होगा, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू +5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पास जो भी रिजल्ट आएगा ये वैल्यू कूलम्ब में इसकी आ जाएगी हमारे पास, कि इसका क्वांटाइजेशन कितना होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो n है यहाँ पर दैट इज इंटीजर, n यहाँ पे हमेशा इंटीजर होता है फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, मतलब +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, इलेक्ट्रॉन है तो -1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, -3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, +1 है तो समझ जाओ प्रोटॉन अवेलेबल है। ये कभी भी ±0.2 या रेशो में या 5.2 ± इस तरीके से नहीं हो सकता है,
ये हमेशा इंटीजर में रहेगा। अगर इस टाइप से आ गया तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिसमें चार्ज अवेलेबल हो। इस टाइप से क्वांटिटी नहीं हो सकती। इंटीजर की हमेशा ±1 ±2 ±3 होगी। ठीक है, इसका यूज़ हम मतलब कॉज क्या हो सकता है, तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम रब करते हैं, रबिंग करने पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, जैसे ग्लास प्लेट है हमारे पास और ये सिल्क है, तो हमने इसको रब किया तो यहाँ पे जो चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव आ गए, तो कितने नंबर ऑफ नेगेटिव यहाँ पर आ गए, तो इसमें हम चार्ज क्वांटिटी बता सकते हैं। कितने नंबर ऑफ यहाँ पर पॉजिटिव अवेलेबल है, उसमें हम इसकी चार्ज क्वांटिटी बता सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। इसलिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट भी होता है। अब देखिए इसको हम न्यूमेरिकल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन को। अब देखिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लिया। कैन अ सब्सटेंस हैव अ चार्ज ऑफ 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम? क्या कोई सब्सटेंस है जिसके पास इतने चार्जेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, हमको ये बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए हमारे पास जो गिवन है उसमें चार्ज दिया हुआ है 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = N। हमने लिखा हमको बताना है कैन अ सब्सटेंस है और चार्ज ऑफ, कोई सब्सटेंस है जिसके पास इतना चार्ज हो सकता है, तो हमने फॉर्मूला डिनोट किया N = Q/E। ठीक है, अब नंबर ऑफ चार्ज से हम पता करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल जो भी अवेलेबल है, उससे हम पता करेंगे। अगर इंटीजर क्वांटिटी आ गया मतलब इतने चार्ज सब्सटेंस में होते हैं। अगर इंटीजर क्वांटिटी नहीं आता है, रेशो में आता है, पॉइंट्स पे आता है, तो हम समझ जाएंगे कि इतने चार्ज किसी सिस्टम में नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो N = Q/E। Q 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम एंड E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट यहाँ पे हट जाएगी, नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएगी हमारे पास। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 37.5, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, ये तो डेसिमल में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा जिसके पास इतने चार्ज हो, बिकॉज वेयर N इज नॉट इंटीजर। अगर N यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इसका मतलब कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता जिसके पास इतने चार्जेस अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। इन सिस्टम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल होते हैं, हाउ मेनी इसका क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो गिवन में हमारे पास चार्ज गिवन है 1 कूलम, एलिमेंट्री चार्ज हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, हमको निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा Q = N, E होता है N = हो जाएगा Q/E। ठीक है, इसका मतलब 1 / 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिवाइड करेंगे इतने कूलम से यूनिट का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा N = 6.25 × 10⁻18, that is the number of electrons available in 1 coulomb of charge. So how many electrons available? 6.25 × 10⁻18 number of electrons available in 1 coulomb of charge. इस जरिए से हम इस तरीके से क्वांटाइजेशन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, Q = NE का फॉर्मूले का यूज़ करके कि कितने क्वांटाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ चुका है, जैसे हमें पता है क्वांटाइजेशन इज व्हाट, Q = NE, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज
और ये इंपॉर्टेंट होता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने अवेलेबल होते हैं और हम क्वांटाइजेशन हम निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे क्वांटाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, उसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया एलिमेंट्री चार्ज से जो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, तो हमें उसकी क्वांटिटी मिल जाती है, चार्ज की क्वांटिटी पता चल जाती है। तो इस फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है क्वांटाइजेशन के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, हमें पता ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको क्वांटाइजेशन बता सकते हैं।